बोलूं कि बिना किसी गलत काम को किए, बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के और बिना कुछ गलत दिखाए आप लोग अपना लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। तो क्या आप लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे? जी हाँ, मैं हूं सीए कविता और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी टैक्स प्लानिंग जिससे आप अपना लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी फैमिली में आप लोग 2 मेंबर्स हैं, एक आप और एक आपकी वाइफ, तो आप लोग अपने साथ एक थर्ड मेंबर आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं और 3 पर्सन्स की आईटीआर फाइल करके आप लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं, आप लोग 2 मेंबर्स की आईटीआर फाइल कर रहे हो, हस्बैंड की आईटीआर भी जाती है और हस्बैंड अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी क्लेम करते हैं, वाइफ की आईटीआर भी जाती है, वाइफ भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्लेम करती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड मेंबर अपने घर के अंदर दिखा सकते हैं, विच इज HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या मैम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ मिलकर के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते हैं? क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली। जी हाँ, आप लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ मिल करके भी HUF क्रिएट कर सकते हो। अब ये HUF क्रिएशन की डेट क्या रहेगी इसमें? जिस दिन आप लोगों की शादी हुई ऑटोमेटिकली आपका HUF क्रिएट हो गया, तो वही डेट आप लोगों को HUF क्रिएशन की डेट में डाल देनी है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, जैसे हस्बैंड का खुद का पैन है, वाइफ का खुद का पैन है, वैसे ही जो थर्ड मेंबर HUF आया उसका अपना खुद का पैन होगा, खुद की लीगल एंटिटी होगी। ध्यान रखिएगा, जैसे आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, HUF भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, HUF भी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकता है। आप किसी से गिफ्ट ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, तो ऐसे ही HUF भी गिफ्ट दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये एक तरीके से प्रॉपर लीगल एंटिटी है। जो आप काम कर सकते हैं वही सारे काम HUF भी कर सकता है। जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा HUF का, वो कर्ता माना जाएगा और बाकी जो भी लीनियल डिसेंडेंट या असेंडेंट हो गए वो को पार्टनर माने जाएंगे, यानी जिनके अंदर ब्लड रिलेशन है वो लोग क्या माने जाएंगे, को पार्टनर। लेकिन अगर कोई लड़की शादी करके आई है यानी कि आपकी वाइफ, वो मेंबर मानी जाएगी लेकिन उसे को पार्टनर नहीं बोलेंगे। जिनका ब्लड रिलेशन है यानी जैसे आपके बच्चे हैं आगे, दे विल बी ट्रीटेड एज को पार्टनर। अब आपकी वाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी वाइफ अपनी यानी अपने मायके वाली फैमिली की को पार्टनर है लेकिन आपकी फैमिली की मेंबर है। क्लियर? शादी के बाद वो आपकी HUF की मेंबर बन जाएगी बट शी विल नॉट बी ट्रीटेड एज को पार्टनर। अब मैम मेंबर्स में और को पार्टनर में फर्क क्या है? क्योंकि आप कह रहे हो कि लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट जो है वो को पार्टनर माने जाएंगे, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है वो को पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे। देखिए, जो को पार्टनर्स हैं वो अपने जो भी डेली रूटीन के खर्चे हैं, ये सब चीजें, वो सब चीजें डिमांड कर सकते हैं। उनको अपनी मेंटेनेंस से रिलेटेड डिमांड करने का तो हक है, लेकिन जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते हैं। वो फैमिली का जब भी पार्टीशन होता है तो उसमें से अपना हक, अपना जैसे प्रॉपर्टी जो आपकी डिवाइड होगी कल को, उसकी डिमांड नहीं कर सकते। को पार्टनर्स के पास जबकि कंप्लीटली राइट होता है, वो प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकते हैं, वो पार्टीशन की डिमांड भी कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो HUF कौन कौन लोग क्रिएट कर सकते हैं या किसकी ऑटोमेटिकली HUF बन जाती है? HUF जैसे कि सिख, जो हिंदू है, जो जैन है, इनके अंदर ये 3 कम्युनिटीज के अंदर HUF अलाउड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलाउड है। अब अगर हम बात करें, मैम आप इतनी देर से बोल रहे हो कि टैक्स बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा, तो टैक्स कैसे बच जाएगा? देखिए, जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड के पास 3 तरीके की इनकम है। हस्बैंड के पास सैलरी भी आती है, हस्बैंड के पास रेंट भी आता है और हस्बैंड के पास एग्रीकल्चरल इनकम भी आती है। अब हस्बैंड के पास सैलरी आती है 10 लाख रुपए की, रेंट आता है 7 लाख रुपए का और एग्रीकल्चरल इनकम भी आती है 10 लाख रुपए की। मैंने नॉर्मली एक एग्जांपल लिया, 10 लाख रुपए की सैलरी, 10 लाख रुपए का रेंट, 7 लाख रुपए का रेंट और 10 लाख की एग्रीकल्चरलिस्ट इनकम। अब अगर तीनों इनकम्स को आप हस्बैंड के अंदर डाल देंगे, यानी सैलरी भी, रेंट भी और एग्रीकल्चरल इनकम भी, तीनों इनकम्स अगर आपने हस्बैंड की इनकम में डाल दी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टैक्स बन जाएगा। और आप लोगों को पता है, अगर अदर इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट होता है। राइट और रॉन्ग? राइट मैम। अब सुनिए, आपको करना क्या है, आपको सैलरी इनकम तो शो करनी है हस्बैंड के अकाउंट में। सैलरी इनकम किसके अकाउंट में शो करेंगे आप लोग? हस्बैंड के अकाउंट में। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए सैलरी हस्बैंड के अकाउंट में गई, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो आपका 7 लाख का रेंट था वो आप शो करेंगे वाइफ के खाते में, कोई भी
टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमारे पास 25-26 में 12 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है। क्लियर। और जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम बच गई 10 लाख रुपए की, उसको आप शो कर देंगे एचयूएफ के खाते में, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एचयूएफ की अदर इनकम हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम शो कर रहे हैं, तो वहां पे एग्रीकल्चरल इनकम टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा आपको। तो एक तरीके से आपकी टैक्स प्लानिंग हो गई। अब मैम आपने यहाँ पे तो बात कर दी एग्रीकल्चरल इनकम की, हमारी एग्रीकल्चरल इनकम तो है नहीं, हमारी सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, या अदर सोर्सेज की कोई भी इनकम है, या हमारी शेयर मार्केट से कोई इनकम है। इसमें क्या करें, देखिए आप सेल ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह या जो शेयर मार्केट की जो इनकम है वो भी एचयूएफ में शो कर सकते हो। तो मैम वो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट तो नहीं होगी ना, वहां तो सिर्फ एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, 4 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, लेकिन फिर भी टैक्स तो बचेगा ना। 4 लाख की आपको एग्जम्पशन लिमिट मिल रही है। इसके अलावा आप डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हो। जी हाँ, वहां पे डिडक्शंस 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस है वो भी एचयूएफ को अलाउड है, आप वो डिडक्शंस ले लो। तो इस तरीके से हम जो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी यूज कर सकते हैं। जो 4 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है वो आपको अलग मिलेगी, जो डिडक्शंस हैं वो आपको अलग मिलेंगे। तो इस तरीके से आप एचयूएफ को वहां पे टैक्स प्लानिंग टूल की तरह यूज कर सकते हो। आपकी शेयर मार्केट की इनकम है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि सैलरीड है, सैलरी भी ले रहे हैं और अपने नाम पे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। ट्रेडिंग का जो इनकम वहां पे शो होती है तो जेब से उनको टैक्स पे करना बड़ा भारी लगता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग टूल है। आप लोग एक काम कीजिए, अपनी एचयूएफ क्रिएट कीजिए, एचयूएफ के नाम पे सारे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो पैसा, वहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी आप बच करके निकल सकते हो, अगर 4 लाख तक की आपकी इनकम है तो इस तरीके से आप लोग अपना टैक्स सेव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मैम हम एचयूएफ को बनाएं कैसे। एचयूएफ को बनाना बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एफिडेविट रेडी करना है एचयूएफ का। एफिडेविट रेडी करने के बाद आपको उसको आगे सबमिट करवाना है, अपना कर्ता डिसाइड करना है, कर्ता कौन होगा, क्योंकि कर्ता ही जो है वो सभी मेंबर्स के बिहाफ पे वहां साइन करेगा। और एफिडेविट पे तो ध्यान रखिएगा सभी के साइन चाहिए। मैं पैन कार्ड की बात करूँ, पैन कार्ड बनवाते वक्त, ठीक है। अब जब उसके बाद आपने क्या करना है, पैन कार्ड अप्लाई करना है। कर्ता सभी मेंबर्स के बिहाफ पे पैन कार्ड अप्लाई कर देगा एचयूएफ का। पैन कार्ड जैसे ही आपका आ जाता है उसके बाद आपने बैंक अकाउंट अप्लाई कर देना। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद जो आप लोगों की कॉमन एसेट्स हैं, यानी जो फैमिली एसेट्स है, वो एचयूएफ के नाम आप लोग ट्रांसफर कर दोगे। जैसे कॉमन कोई भी जमीन है, कोई पैसा है, कोई एफडीज है, वो एचयूएफ के नाम पे आप लोग ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से आपका एचयूएफ बन जाता है। पैन नंबर आने के बाद आप नॉर्मली जैसे अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, आपको एचयूएफ की भी आईटीआर फाइल करनी है। एचयूएफ का पैसा एचयूएफ के नाम से ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपकी एचयूएफ नॉर्मल तरीके से बन जाएगी। कल को आप अगर उसको डिसोल्यूशन करना चाहें, उसका पार्टीशन करना चाहें, तो आप एचयूएफ का पार्टीशन भी कर सकते हैं। एचयूएफ भी एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकती है, और एनआरआई भी हो सकती है। अब मैम एचयूएफ एनआरआई कैसे होगी, देखिए दैट डिपेंड्स अपॉन कर्ता। अगर कर्ता इंडिया के अंदर है, रेजिडेंट है, तो एचयूएफ भी रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर आपका कर्ता एनआरआई है तो एचयूएफ भी एनआरआई मानी जाएगी, और प्रॉपरली स्लैब रेट से उसके ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे। जैसे आप लोगों की स्लैब है ना 0 से 4 लाख वाली, तो वही स्लैब रेट से एचयूएफ के ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसी तरीके से आपने टैक्स की कैलकुलेशंस बनानी है, ध्यान रखिएगा। मैम जैसे कि मेरी सैलरी इनकम थी, तो क्या मैं अपनी सैलरी इनकम एचयूएफ के नाम ट्रांसफर कर दूं? जी नहीं, ध्यान रखिएगा, सैलरी इनकम एचयूएफ के नाम ट्रांसफर नहीं करनी है। कोई बिजनेस इनकम हो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह से रिलेटेड कोई इनकम हो, या फिर कोई बिजनेस इनकम है, वो आप लोग एचयूएफ के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। गलती से भी सैलरी मत शो कर देना एचयूएफ के नाम से, आप लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। मैम क्या एचयूएफ में जो कर्ता है वो सिर्फ मेल मेंबर हो सकता है, फीमेल मेंबर भी हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ता जो है हमेशा मेल मेंबर होगा। फीमेल मेंबर कैन ऑल्सो बी कर्ता ऑफ द एचयूएफ, वो भी कर्ता हो सकती है एचयूएफ की। तो गाइस बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की आज की इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर एचयूएफ बनाने में कोई दिक्कत है या आप हमसे अपनी एचयूएफ बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।